को देखते तो यहाँ जरूरत है कि हम सदन को ये बताएं कि ये समय कौन सा चल रहा है और ये सदन किस समय में कार्य कर रहा है। तो महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा समय 1930 का है, जब हमारा जो भारत है वह पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है। हमारा जो भारत है वह अभी उसे आजादी मिली नहीं है और वह आजादी के हक की लड़ाई कर रहा है। महोदय, अगर हम इसी देखें तो यहाँ पर ये पूर्ण स्वराज की बात कर तो रहा है, पर भारत का जो हर समुदाय है उस पूर्ण स्वराज की लड़ाई में अपना योगदान नहीं दे रहा है। अब यहाँ ये भी जानने की जरूरत है कि हर समुदाय, हर तबका क्यों योगदान नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके पास प्रेरणा की कमी है। महोदय, दूसरी चीज यदि हम दूसरे बिंदु पे ध्यान दें तो वो है महाआख्यान। महाआख्यान होते क्या है महोदय, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देश के सभी आदर्श, जितने भी देश में आदर्श मौजूद हैं, जितने भी देश के विचार हैं और जो भी दर्शन है, इनकी अच्छी अच्छी अवधारणा जो है, इनकी अच्छी अच्छी जो बातें हैं, इनको जब हम सिंबलाइज करते हैं, इनका स्वरूपीकरण करते हैं, वही है महाआख्यान। यहाँ पे हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे आदर्शों को एक जीवित इकाई का रूप दे। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जो आदर्श हैं वो हमारी समाज में रेलेवेंट बने, उनको हम प्रेरणा का स्रोत बनाए, क्योंकि हम उनको जीवित इकाई के रूप में दिखा रहे हैं। महोदय, यहाँ पे हमें जो दूसरा अगला बिंदु जिस पे ध्यान देने वाली बात है वो वंचित। ये कैसे वंचितों का सदन है महोदय, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि वंचित है कौन। ये वही वंचित है जो ऐतिहासिक हक से वंचित रह गए, जिनको समान सम्मान नहीं मिला है, जिनको अवसर नहीं मिला है और जिनके अंदर प्रेरणा की कमी है, यानी ये प्रेरणा से वंचित रह गए। अब प्रेरणा से वंचित रह गए तो महोदय इनका उत्थान होगा कब, जो कि मुझे अगले बिंदु पे लाता है कि इनका उत्थान क्या होगा। इनका उत्थान ये होगा कि जिन चीजों से ये वंचित रह गए, मतलब ये अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं भारत के हक की लड़ाई में, जब ये अपना योगदान देंगे भारत के हक की लड़ाई में, तब इनका उत्थान होगा, क्योंकि तब ये जिस चीज से वंचित थे वो समाप्त हो जाएगी। महोदय, अब अगले बिंदु पे बात करते हैं कि आदर्श क्या है महोदय, जिन आदर्शों पर हम अपना पूरा तर्क रख रहे हैं वो आदर्श है क्या। ये वही आदर्श है जहां पे हम महाआख्यानों का प्रयोग करके अपने सारे भारतवासियों को भारत माता का पुत्र कह के संबोधित करें, भारत माता का पुत्र बता रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है अपने भारत माता के हक की लड़ाई करना। महोदय, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1930 का समय, यहाँ परतंत्रता के समय पर 7 जाति, मतलब हमारे आदर्श ये भी है कि हमारे समाज में जो बाकी बुराइयां मौजूद है, जैसे जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, हम इनको भी समाप्त करें। अब एक एक करके महोदय मैं अपने तर्क रखूंगा, उससे पहले मैं ये बता दूंगा कि जो ये उत्थान की लड़ाई है उनमें वैधता बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वैधता है क्या महोदय, कि इन वंचितों को समाज एक्सेप्ट करे, इनको सहजता से स्वीकार करे। और 1930 की ये समाज इनको कब स्वीकार करेगी, जब ये अपने भारत माता की, अपने महाआख्यान की हक की लड़ाई में योगदान देंगे। अब जैसे कि विषय ये कह रहा है कि वंचितों का यह सदन अपने उत्थान के लिए सक्रिय तौर पर महाआख्यानों का प्रयोग करेगा, तो महोदय मैं बताऊंगा कि महाआख्यानों का प्रयोग कर करके कैसे ये अपने वंचित से, जिन चीज से वंचित है, उनका हक पाएगा। महोदय, सबसे पहला तर्क मेरा है कि वंचितों के उत्थान के लिए उनको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर मिलेगा कैसे, जब वो प्रेरणा, उनके अंदर प्रेरणा का स्रोत बहेगा। प्रेरणा का स्रोत कैसा बहेगा, जब हम महाआख्यानों का प्रयोग करके उनके अंदर ये आदर्श, ये विचार डालेंगे कि आपका कर्तव्य है अपनी भारत माता को आजाद दिलाना। महोदय, मेरा दूसरा तर्क है कि इन वंचितों को उत्थान तब मिलेगा जब इनको समान वैधता मिलेगी, जो कि तब मिलेगी जब ये इन्हीं महाआख्यानों का प्रयोग करके अपना भागीदारी देंगे, अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। इनका उत्थान तब भी होगा जब हमारे समाज में रूढ़ियां जो है वो कटेंगी। ये रूढ़ियां कब कटेंगी, जब बाकी समाज के लोग देखेंगे कि ये भी अपना योगदान समाज में दे रहे हैं, तब उनका जो विचारधारा है वो इनको लेके बदलेगी, और जो इनको लेके रूढ़ियां है वो भी बदलेंगी। धन्यवाद। जी, मुझे 2 टैप चाहिए, एक 3 मिनट पर और एक 4 मिनट पर, ठीक है। मैं 3 2 1 की उल्टी गिनती के साथ अपने वक्तव्य को शुरू करूंगी। क्या मैं श्रव्य हूँ? क्या मैं श्रव्य हूँ? ठीक है। 3 2 1 सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। तो महोदय, जैसा आज का हमारा विषय है और जिसमें संदर्भ में साफ लिखा हुआ है कि महाआख्यान आधुनिकतावाद का एक महत्वपूर्ण भाग है जो सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ सत्य में मानता है। महोदय, हमारे पक्ष के नेता आकर जाते हैं और वो कहीं भी संदर्भ का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही वो बताते हैं कि सार्वभौमिक सत्य और वस्तुनिष्ठ सत्य क्या होता है। तो महोदय, मैं बताती हूँ वस्तुनिष्ठ सत्य क्या होता है। वस्तुनिष्ठ सत्य वह सत्य होता है जो कि एब्सोल्यूट नहीं होता, जो कि जिसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जिसको लोग गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद महोदय ये वंचित की डेफिनेशन देकर जाते हैं जो कि बहुत शॉर्ट होती है। महोदय, वंचित
वो लोग भी होते हैं। वंचित का अर्थ ही वही होता है जो लोग वंचित है, जिनको कुछ अधिकार नहीं मिले। तो महोदय वंचित में वो लोग भी आते हैं जो रीति रिवाजों से परेशान है, जो कि महाआख्यान में आती हैं, जिन्हें वैधता मिलती है। वंचित वे लोग भी हैं जो रीति रिवाजों से परेशान है, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें चाइल्ड मैरिज वाले लोग भी आते हैं। जैसे कि हम 1930 के सदन में बैठे हुए हैं, तो जब चाइल्ड मैरिज होती थी उस समय बहुत कॉमन थी। उसके बाद महोदय वो लोग भी आते हैं जो जाति प्रथा से परेशान है और हर तरीके की सामाजिक कुरीतियों से परेशान है, क्योंकि महोदय ये खुद एक्सेप्ट करके गए कि समाज में रूढ़ियां हैं। फिर ये एक आदर्श समाज की बात करते हैं। महोदय हम सब जानते हैं कि आदर्श समाज से ही रूढ़ियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जब कोई आप एक आदर्श स्टैंडर्ड सेट कर देते हो समाज में, तो उसी से रूढ़ियां उत्पन्न होती है कि अगर कोई इसके विरुद्ध जाता है तो फिर वो रूढ़ी आएगी और समाज में उन लोगों को परेशानी भी होगी। और जब हम वंचित लोगों के सदन से बात कर रहे हैं तो महोदय हमें उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जो उन रूढ़ियों से परेशान है। और महोदय ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि शक्ति संरचना, रीति रिवाज और इतिहास का को सामाजिक वैधता मिलती है। और महोदय सामाजिक वैधता किसी चीज को तभी मिलती है जब उसको सामाजिक एक्सेप्टेंस मिल जाती है। और जब हम रीति रिवाज, शक्ति संरचना, इन जैसी चीजों को एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो हमेशा समाज के लिए और स्पेशली वंचित लोगों के लिए खराब होता है। क्योंकि महोदय हम शक्ति संरचना की बात करते हैं, जिसकी तरफ से पक्ष की तरफ से कोई बात नहीं। शक्ति संरचना में किसी एक बड़े वर्ग को शक्ति दी जाती है और महोदय जब वो शक्ति बड़े वर्ग के पास होती है तो वो वंचित लोगों को उससे कभी भी फायदा नहीं होने देते और उससे उनको नुकसान ही होता है। तो महोदय हम ऐसे प्रिंसिपल को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे जो कि हमारे ही एक तरीके से हित में नहीं आएगा। और महोदय ये बात करके जाते हैं कि उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता है। इनका कोर बर्डन यही था कि वंचित लोगों को प्रेरणा की आवश्यकता है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो महोदय प्रेरणा तभी मिल सकती है महोदय जब उनको एक एक्सेप्टेंस मिले सोशली और उनको उन कुरीतियों से और उस एक बेकार मेंटालिटी से आगे बढ़कर आने दिया जाए। जब आप उस मेंटालिटी से उनको आगे बढ़कर आने ही नहीं दोगे तो वो कैसे एक तरीके से समाज में उनको प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। जब उनका समाज में कोई स्टैंड ही नहीं है तो वो आजादी के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे। जब उन्हें समाज में एक्सेप्टेंस मिलेगी तभी तो वो आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। रीति रिवाज हमेशा रूढ़ियों को उत्पन्न करती है महोदय। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये प्रिंसिपल एक तरीके से पहले तो अपनी ही बातों में विरोधाभास करता है, क्योंकि पहले ये बोलता है कि ये सार्वभौमिक सत्य को भी मानता है, फिर ये वस्तुनिष्ठ सत्य को भी मानता है। तो महोदय वस्तुनिष्ठ सत्य को एक बहुत इजीली अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया जा सकता है। जैसे कि आप मैरिटल रेप का भी एक एग्जांपल देखते हैं, उस समय भी होते थे। 1930 में तो महिलाओं को एक तरीके से एक सेवक की तरह देखा जाता था कि वो पति को जब सेटिस्फाई करेगी तभी वो एक तरीके से सही महिला है। तो महोदय जब हम ऐसी चीजों पर आते हैं तो उसमें एक तरीके से जो वस्तुनिष्ठ सत्य होता है उसको बहुत इजीली मोल्ड कर सकते हो कि मेरी महिला कि वो एक तरीके से वो खुद चाहती थी वो सब चीजें। तो महोदय ऐसी चीजों से हमें उठकर आना है, तभी हम वंचितों को समाज में आगे ला पाएंगे। फिर हम दलित समाज की बात करते हैं कि दलितों की समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है आज की डेट में और बड़ा वर्ग कभी भी उसे ऊपर उठ के आने नहीं दिया जाता, सिर्फ अपने आदर्शों की वजह से, क्योंकि उनके आदर्शों की वजह से वो मानते हैं कि वो ऊंचे हैं और वो जाति प्रथा में एक भरोसा रखते हैं। और जब हम महोदय आदर्श की बात करते हैं तो आदर्श से ही रूढ़ियां उत्पन्न होती है, क्योंकि जब उनको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जब उनको कोई एक वर्ग सेटिस्फाई नहीं कर पाता जो कि वंचित है, तभी वो एक तरीके से रूढ़ियों का उत्पन्न होता है और वो एक तरीके से और वंचित रह जाते हैं। और जब उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए आगे आना है तो उन्हें इन सब चीजों से, इन बैरियर से हटना पड़ेगा। भारत में जब हमें एकजुटता लानी है, समानता लानी है, तो उसके लिए हमें रीति रिवाजों, इतिहास और शक्ति संरचना से हटके एक इक्वल लेवल पे आना होगा। और इक्वल लेवल पे आने के लिए महोदय हमें इन सब ऐसे प्रिंसिपल्स को बिल्कुल नहीं मानना जो कि उन चीजों को उत्पन्न ही करते हैं। उसके बाद महोदय मैं इनके अगले बिंदु पर आना चाहती हूँ, जिसमें इन्होंने कहा कि वो अपना कर्तव्य समझेंगे। जब उनको एक तरीके से प्रेरणा मिलेगी तभी वो अपना कर्तव्य समझेंगे। जब महोदय उन्हें एक तरीके से सामाजिक वैधता ही नहीं मिल रही तो वो कहाँ से किसी चीज की प्रेरणा लेंगे। जब उन्हें समाज में माना ही नहीं जा रहा तो कहाँ से वो एक तरीके से प्रेरणा लेंगे। तो महोदय सामाजिक वैधता जब हम ऐसी चीजों को देते हैं तो वो रूढ़ियों को उत्पन्न करता है। उसके बाद महोदय हम यही बताना चाहते हैं कि जब जैसे इतिहास में भी देखा गया है, आप अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं, तो इतिहास को भी जब वैधता मिलती है, इतिहास में भी बहुत सारी रूढ़ियां, इतिहास को भी एक तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया गया है। जब हम इतिहास को एक तरीके से पूरे समाज में वैध कर देते हैं, वैध करना मतलब पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस दिलाना, तो इतिहास में भी जो एक तरीके से रूढ़ियां होती है, जो कुरीतियां होती है, वो भी समाज में आती है, क्योंकि उनको भी एक तरीके से सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाती है। और जब ऐसी चीजों को सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है तभी वो और ज्यादा प्रताड़ना को बढ़ाता है। तो महोदय हमें लोगों को प्रताड़ित नहीं करना है, हमें उन्हें आगे बढ़ के लाना है, जिससे हमें स्वतंत्रता मिल सके। स्वतंत्रता के लिए सबका एकजुट होना जरूरी है और वो एकजुट तभी होंगे जब वो एक पटल पर आ पाएंगे, एक साथ में, एक मत से आ पाएंगे, आदर्शों से, अपने आदर्शों से, पर्सनल आइडियोलॉजीज से हटकर एक समाज की आइडियोलॉजी लेकर आएंगे कि हम सब समान है और हम समाज के लिए आगे बढ़कर आएंगे। तो हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल को मानेंगे, ना कि ऐसे किसी प्रिंसिपल को जो कि समाज को नुकसान ही पहुंचाएगा और समाज से ज्यादा हम वंचितों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हम उनके सदन में बैठे हैं महोदय, तो हम उनके हित की ही बात करेंगे। तो अगर हमें आगे बढ़ के आना है तो हमें ऐसे प्रिंसिपल्स को नकार कर इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे आना होगा। धन्यवाद। सदन पटल पर उपनेता 3 और 4 पर जैसे कि उन्होंने कहा था।
3, 2, 1। महोदय, सर्वप्रथम महाआख्यान क्या है हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ये केवल और केवल आदर्श विचारों और दर्शनों का एक सिंबॉलिक रूप है, उनको जीवंत करना है। ये बार बार कह जा रहे हैं, वो खराब चीज हमने डिफाइन ही कर दिया। महाआख्यान जब भारत माता महाआख्यान है, वो केवल सभी लोगों को अपना पुत्र मानता है, सभी लोगों से आग्रह करता है कि आओ देश की आजादी के लिए लड़ो, सभी कुरीतियों को छोड़ो, सभी को समान अवसर देता है, सभी को अपना बच्चा मानता है, अर्थात वो तो कुरीतियां हटा ही रहा है। तो कैसे कुरीतियों को लेके आ रहे हैं महोदय? बार बार इनके वक्तव्य में बात आती है सोशल एक्सेप्टेंस की, जो नहीं मिल रहा है महाआख्यान के महोदय आ रहा है। महाआख्यान का सबसे पहले होता क्या है कि सभी को समान माना जाता है, अर्थात उनका योगदान समान माना जाता है। जब आते हैं अपना योगदान करते हैं तो उनकी क्षमता समझी जाती है। जब क्षमता समाज में समझी जा रही है तो एक्सेप्टेंस आ गया, तो इनका तर्क यहीं खंडित हो जाता है। हमारे तर्क की बात करके जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस तो आ रहा है। महाआख्यान तो सभी वर्गों को जो वर्गीकृत हो चुके हैं उनको बराबर ला रहा है। ये महाआख्यान सभी आदर्शों को लेकर, हम कुरीतियां हैं ही नहीं। 1930 की कुरीतियों से हटने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए महाआख्यान आया है। ये डेफिनेशन नहीं समझ पाए। इसके साथ साथ मैं अपना तर्क देना चाहता हूं, जो मेरे वक्ता कह के हमारे आदर्श हैं क्या? हमारे आदर्श हैं कि कोई भेदभाव ना हो, जो भारत माता के लिए सेवा करें सभी लोग, सब उसके समान बच्चे हैं, कोई भी लैंगिक जातिगत कोई ऐसा भेदभाव हो ही ना, सबको समान अवसर दिए जाए। और जब हम बात करते हैं कि जब हम भारत माता का और ये एक महाआख्यान जब लेके आएंगे, जैसे होगा क्या, रूढ़ियां कटेंगी क्योंकि समाज के अंदर सभी लोगों की जब भागीदारी आती है तो लोगों की योग्यताओं का हमें पता चलता है। योग्यताओं के पता चलने से जो हमारी जातिगत हमें समझाया गया है कि कैसे ये लोग हमारे शरीर का एक पैर हैं, हम लोग सिर हैं, हमें अपने डिफरेंसेस जो बताए जाते हैं, डिफरेंस खत्म हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि इसी समाज के अंदर चंद्रशेखर आजाद भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं और खान अब्दुल अफर खान जैसे अलग अलग जाति के नेता हैं, अलग अलग धर्मों से आ रहे हैं, सभी भारत माता के पुत्र हैं और सभी इस देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात ये सभी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके अंदर जितनी भी आपस में हमारी परेशानियां, जितने हमारे अंदर भेदभाव है, वो खत्म हो जाते हैं। महोदय, बार बार इनके अंदर बात आती है मोल्डेबल है। नहीं महोदय, आदर्श तो आदर्श है, वो मोल्डेबल है ही नहीं। सबसे पहली बात ही यही है कि सभी आदर्श हमारे दर्शनों के ऊपर स्थापित किए गए, आदर्शों के लेकर चल रहे हैं, तो मोल्डेबल बिल्कुल नहीं है। ये केवल अच्छी चीजों को लेकर आ रहे हैं। 1930 के समय पर यह बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, हमारे समाज के वंचितों के उत्थान के लिए सभी लोग एक साथ आए। और एक साथ कैसे आएंगे? क्योंकि महाआख्यान सबको बराबर कर रहा है। महाआख्यान से पहले बराबरी नहीं थी, परंतु इसके आ जाने से बराबरी आ रही है, जिसके कारण से लोगों का एक्सेप्टेंस आ रहा है, जिसके कारण से महोदय मैं बताना चाहूंगा कि सब लोगों के उत्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि समान अवसर दिए जाएं। क्योंकि हम उनको समान मान रहे हैं, सबको योगदान के लिए लेके आ रहे हैं, तो सबको अवसर मिल रहा है। अगर अवसर मिल रहा है तो अपने आप ही वंचितों का उत्थान हो रहा है, उनको सामाजिक पटल पर हम लेके आ रहे हैं। दूसरी हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उनका उत्थान कैसे होगा? जब होगा उनको सम्मान मिलेगा उनकी कार्यकुशलता के ऊपर। और कार्यकुशलता क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जो महाआख्यान है सबको बराबर मान रहा है, तो इन्हीं आदर्शों के ऊपर वो सबको बराबर मान रहा है, जिसके कारण से उनको सम्मान मिल रहा है। और उसी सम्मान के कारण जो लोगों का उत्थान है, जातिगत उत्थान है, वो बढ़ता जा रहा है महोदय। साथ ही साथ इनकी बात आती है कि 1930 की जो महिलाएं हैं वो मैरिटल रेप इत्यादि से प्रताड़ित है। जी महोदय, आप हमारे ही भार को साबित कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के क्योंकि अगर हम महाआख्यान की बात कर रहे हैं तो एक पुरुष और स्त्री दोनों के बराबर मान रहा है। जो मेटल रेप जैसी चीजें खराब उस समय हो रही हैं, तो उनसे उभरने के लिए उनको समान दर्जा दे रहा है। अगर समान दर्जा दे रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है? इन कंडीशन से भी हम समाज जागरूक हो रहा है कि आप सभी समान हैं, पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है। जिस कारण से अगर ऐसी कुरीति कोई हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, वही महाआख्यान हमारा आके स्थापित करके जाता है। ये बार बार बता के जाते हैं कि अंततः कह के जाती है हमें एकजुट होने की जरूरत है, हमको समाज की एक आइडियोलॉजी लेके चलना, ताकि 1930 का हमारा समय एकजुट कब होंगे? जब एक महाआख्यान जो सबसे ऊपर खड़ा होगा, सभी लोगों को अपना पुत्र मानेगा, सबको बराबरी देगा, सब लोग एक साथ आएंगे। क्योंकि उनकी कोई और भी आइडेंटिटी हो, चाहे धर्म की आइडेंटिटी हो, अपने लिंग की आइडेंटिटी हो, खत्म हो चुकी होगी। एक आइडेंटिटी बचेगी देश के प्रति। देश के प्रति एक आइडेंटिटी मतलब सबके सब लोग एक मंच पर आ गए। एक मंच पर आने का अर्थ है कि समानता आ गई। इसके कारण दर्दों का जो उत्थान था वो हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों को जो हमारा महाआख्यान है बराबर दे रहा है, क्योंकि उन आदर्शों के ऊपर टिका हुआ है, जो हमारे भारतीय आदर्शों के ऊपर टिका हुआ है, जो सबको समानता की बात करते हैं, आदर्शवादी बात करते हैं। साथ ही साथ मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि वंचित वही लोग हैं जिनको वरीयता नहीं दी गई, जिनको उनका योगदान उनको नहीं दिया गया, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन कमतर आंका गया है। क्यों आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन? की महाआख्यान के अंतर्गत हम सबको समान अवसर दे रहे हैं, सबको समान सम्मान दे रहे हैं, और रूढ़ियां कट रही हैं क्योंकि लोग सबकी क्षमताओं को समझ पा रहे हैं, क्योंकि सभी एक पटल पर आकर अपना योगदान दे रहे हैं। जब सभी समाज के वर्ग देख पाएंगे सभी लोग योगदान दे रहे हैं, तो उनके इस योगदान के कारण उनका समाज के अंदर सम्मान और क्षमता बढ़ेगी। और इसी क्षमता की समझ के बाद ही हमारा समाज समझ पाएगा कि किस प्रकार इन लोगों का सक्रिय तौर पर उत्थान होना चाहिए। उनका तो अपने आप हो ही जाएगा। 30 सेकंड में, ठीक है। तो मैं अंततः ही बताना चाहूंगा, हमने कैसे बताया है कि किस प्रकार हमारा समय 1930 का समय प्रेरणा की जरूरत है, और महाआख्यान वही प्रेरणा जो सभी लोगों को एक पटल पर ला रही है। जितनी भी हमारी आपस में जो कुरीतियां हैं वो खत्म हो रही हैं, सभी लोग एक जाति अर्थात एक ही वर्ग के अंदर होते जा रहे हैं, सभी भारत माता के वर्ग के अंदर आते जा रहे हैं, जिस कारण से जितना भी दलितों का जो कंडीशन खराब थी वो खत्म होती जा रही है। सभी समान पटल पर आ रहे हैं, सभी को समान सम्मान मिल रहा है, सबको अवसर मिल रहा है अपने देश की प्रगति के लिए, और सभी रूढ़ियों का विखंडन हो रहा है। क्योंकि जो रूढ़ियां बनी थी कि इनके अंदर क्षमता कम है, वो खत्म होगी, क्योंकि सभी लोग भारत
भारत माता सबको अवसर दे रही है कि आप आओ और देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए, देश के उत्थान के लिए आप काम करो। और इसी कारण से बताना चाहूंगा कि इस प्रकार ये 19 सदन महाआख्यान को अपने सक्रिय तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद। सदन पटल पर उपनेता विपक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने। पहला टैप 3 मिनट का, दूसरा टैप 4 मिनट का। 3 2 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सबसे पहले तो मैं पक्ष की कुछ काउंटर देते हुए और उसके बाद अपनी नेता की बातों को बढ़ाते हुए अपना वक्तव्य शुरू करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि शायद इन्होंने संदर्भ को ध्यान से पढ़ा नहीं है। महाआख्यान क्या है हम अच्छे से समझा के गए हैं, परिभाषा देकर गए हैं। 1930 का ये सदन है, तो उसके परिप्रेक्ष्य पे ये बात करके जाते हैं भारत को स्वतंत्रता तक नहीं मिली, समाज में इतनी रूढ़ियां हैं। और महाआख्यान का ये जो सिद्धांत है, इसको सक्रिय रूप से अगर हम वंचितों का सदन अगर फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा महोदय? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो महाआख्यान की जो सिद्धांत है, ये खुद में ही एक विरोधाभास है। यह आकर कह के जाते हैं कि सब लोगों का महाआख्यान के द्वारा सब लोगों का योगदान आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम इस चीज को देखे तो ये एक बहुत ही आइडल समाज की बात करके जाते हैं, जो कि 1930 के समय में तो संभव है ही नहीं। उस समय हमने ये देखा है कि किस प्रकार जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे थी, औरतों के साथ किस तरीके से प्रताड़ना की जाती थी, किस तरीके से उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था। और बाकी वर्गों को भी देख ले, बाल विवाह वगैरह भी अपनी चरम सीमा पे थी। और अगर इनकी फिर दूसरी बात की जाए कि महाआख्यान भेदभाव खत्म करता है, तो एक बात बताइए, जो महाआख्यान का जो सिद्धांत है वो 2 सिद्धांतों को एक साथ लेके चल रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, जो दोनों ही विरोधाभास है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तो लोग अपने अनुसार मोल्ड कर ले रहे हैं, अपने हिसाब से बना दे रहे हैं। तो इससे ये पता साफ साफ चलता है कि लोग जाति प्रथा को भी अपने तरफ से ऑब्जेक्टिफाई करके उसको भी एक सत्य मान के, वस्तुनिष्ठ सत्य मान के उसको आगे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे ना तो जाति प्रथा खत्म हो रही है, ना ही कोई और समाज की रूढ़ियां खत्म हो रही है। हम वंचित लोग हैं, वंचित लोग का ये जो सिद्धांत है वो वंचित लोगों का किस तरीके से उत्थान करके जा रहा है, ये कहीं पे भी इनकी बातों में नहीं आ पाता है। क्योंकि जो वंचित लोग हैं वो तो पहले से ही समाज में हर तरीके से निष्कासित है। और जो लोग निष्कासित है वो स्वतंत्रता के इस संग्राम में कैसे आगे चढ़कर भाग ले सकते हैं? वो तो तभी भाग ले सकते हैं ना जब उनको सोशली रीति रिवाज इन सब चीजों से उभर कर ऊपर आए, जो कि ये सिद्धांत ऊपर कभी आने ही नहीं देगा, क्योंकि इसमें खुद में ही इसके आपस की ही बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और फिर ये बात करके जाते हैं, ये कुछ लोगों के नाम लेके जाते हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद वगैरह, लेकिन हम एक तरफ ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। इनफैक्ट उनको जब वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आ गए तो भी ये एक फैक्ट है कि उनको सेम गेट से घुसने नहीं दिया जाता था नेहरू और गांधी के साथ। उसके बाद मैं अपनी नेता की बात बढ़ाते हुए ये बोलना चाहूंगी कि जैसा कि मेरे नेता बोल के जाती हैं कि जब तक लोगों की मानसिकता नहीं उभरेगी तब तक वो लोग कैसे ऊपर आ सकते हैं। और मानसिकता उभरेगी जब उनको लगेगा कि समाज में उनका जो दर्जा है वो ऊपरी तौर पर आया है, और वो जब आएगा तब वो भारत माता में भारत का जो स्वतंत्रता का संग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी कर सकते हैं। उनका जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता के तरफ जाएगा। फिर ये आके एक और चीज हम देखते हैं कि जैसे जो वंचित लोग हैं, जो वंचित लोगों का जो ये सदन है वो किस प्रकार हर रूप में यहाँ शक्ति संरचना की भी बात की है, उस पे इनका कोई भी उत्तर नहीं आता है। ये शक्ति संरचना पे कुछ जवाब देकर जाते ही नहीं है। हमने सीधा सीधा बताया कि किस तरीके से शक्ति संरचना के द्वारा जो समाज में क्रिएट हो रहा है उसमें ऊपरी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो आते हैं, अपना वर्चस्व जमाते हैं, और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको कभी भी ऊपर आने देते ही नहीं है। जो ऐसे लोग हैं जिनका सर्वाइवल, जो वंचित लोग हैं जिनका सर्वाइवल ही मुश्किल है, वो कैसे
अपनी अपनी अधिकारों को ही नहीं ले पा रहे, वो कैसे भारत के संदर्भ में आके लड़ाई कर सकते हैं? क्योंकि उनका तो सर्वाइवल ही नहीं है। और 1930 के समाज में तो ये चीज प्रतिरूप से देखी जाती है। रीति रिवाजों की बात होती है, क्या रीति रिवाज ये चीज सत्य नहीं है कि जो महाआख्यान का जो सिद्धांत है वो रीति रिवाज को एक तरफ से बढ़ावा देगा? क्योंकि हमने देखा है ये एक तरीके से समाज में जो है रीति रिवाज में रूढ़ियां आती जाएंगी और ये समाज को गलत दिशा में लेते जाएगा। इस सिद्धांत को सक्रिय रूप से अगर लेकर चला जा ही नहीं सकता किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अगर ये सिद्धांत चलता है तो ये एकदम समाज के विनाशकारी रूप में होगा, इसलिए ये हमें मान्य नहीं है। मैं अपना वक्तव्य ये कह के समाप्त करना चाहूंगी कि किसी भी रूप में जो महाआख्यान का जो सिद्धांत है उसको हम लेकर नहीं चल सकते, समाज की बेहतरी में वो बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। दोनों दलों को 2 मिनट का सामान्य समय दिया जाता है प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए।